20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 का मिशन लूनर मॉडल चांद पर उतरा। खलाबाज नील आर्मस्ट्रांग और बज़ एल्ड्रिन इसमें मौजूद थे। लैंडिंग के बाद नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर उतरने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश की। ज्यादा दबाव की वजह से उस दरवाजे को खोलना आसान नहीं था, लेकिन उसने थोड़ी जद्दोजहद के बाद इसे कामयाबी से खोल लिया। फिर उसने अपने भारी स्पेस सूट में चांद पर उतरने की कोशिश की। बाहर निकलने का रास्ता कुशादा नहीं था, इसलिए गलती से वो ऊपर से टकरा गया और लूनर मॉड्यूल का एक टुकड़ा टूट गया। हवा की कमी की वजह से उनमें से किसी को भी इसका इल्म नहीं था। उन्होंने कोई आवाज नहीं थी सुनी, लेकिन यह टूटा हुआ टुकड़ा बहुत अहम था। ये एसिड इंजन आर्मिंग स्विच था। इस स्विच के बगैर उनका लूनर मॉड्यूल दोबारा नहीं उड़ सकता था और वो जमीन पर वापस नहीं आ सकते थे। इससे बेखबर नील आर्मस्ट्रांग बाहर निकले और चांद की सतह पर कदम रखा। वो चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बन गए। लेकिन क्या ये सब हकीकत में भी वकूअ पजीर हुआ या ये महज एक कहानी है जो दुनिया को सुनाई गई? आज 50 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बाद भी बहुत से लोग ये मानने से इनकार करते हैं कि इंसान कभी चांद पर भी गया था। लोग ये दावा करने के लिए अपने अपने नजरियात पेश करते हैं। इसी सिलसिले में अमेरिका को भी तंज का निशाना बनाया जाता है कि उसने जमीन पर यह मनाजिर खुद से रिकॉर्ड किए, यानी आर्टिफिशियली क्रिएट किए और दुनिया से झूठ बोला है। इस सिलसिले में एक वजह जो पेश की गई वो ये थी कि चांद पे तो हवा है ही नहीं, तो वहां नस्ब किया गया झंडा कैसे लहरा रहा था। डिस्कवर विजडम चैनल पर बहुत खुशामदीद। दोस्तों, इस अपोलो 11 मिशन को प्लान करने के पीछे असल वजह थी अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान कोल्ड वॉर। इन दोनों मुल्कों के दरमियान स्पेस में जाने की दौड़ चल रही थी। 1957 में सोवियत यूनियन पहला मुल्क बना जिसने पहला मसनूई सैयारा लॉन्च किया। अमेरिकी हुकूमत सोवियत यूनियन को आगे बढ़ते देखकर हैरान रह जाती है। इसके कुछ ही महीनों बाद 1958 में अमेरिका भी अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करता है, लेकिन 3 साल बाद 1961 में अमेरिका को एक और झटका लगता है। सोवियत की तरफ से यूरी गगैरिन खला में जाने वाला पहला शख्स बन जाता है। सोवियत यूनियन ने एक बार फिर अमेरिका को शिकस्त दे दी। 20 अप्रैल 1961 को अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी वाइस प्रेसिडेंट से पूछते हैं कि वो ऐसा क्या करें कि जल्द सोवियत यूनियन को शिकस्त दे सके। इसका जवाब उन्हें इस तरह मिलता है कि अगला बड़ा कदम इंसानों को चांद पर भेजना होगा। 25 मई 1961 को उन्होंने अपनी तकरीर में दुनिया से वादा कर लिया कि ये दहाई खत्म होने से पहले इंसान को चांद पर भेजेंगे। यही नहीं बल्कि उन्होंने इंसानों को बाहिफाजत जमीन पर वापस लाने का वादा भी कर लिया। ये एक नाकाबिले यकीन ऐलान था। अब जरा 1961 का तस्वुर करें। ना स्मार्टफोन, ना इंटरनेट, यहां तक कि जीपीएस टेक्नोलॉजी भी इजाद नहीं हुई। कंप्यूटर्स इंतहाई सुस्त और पुराने, और वो ऐसे वक्त में इंसान को चांद पर भेजने का वादा कर रहे थे। कुछ ही महीनों बाद टेस्ट शुरू हो गए। सबसे पहले उन्होंने रॉकेट्स का तजर्बा किया जो जमीन को छोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। फिर कमांड मॉड्यूल की हीट शील्ड्स का तजर्बा किया गया कि वो गर्मी का कितना मुकाबला कर सकेंगी। 1963 से लेकर 1967 के दरमियान कई मरतबा बगैर पायलट के टेस्ट किए गए। फरवरी 1967 में एक ऐसा टेस्ट किया जाना था जिसमें पहली मरतबा खलाबाज को रॉकेट की मदद से खला में भेजा जाना था। ये अपोलो 1 मिशन था। बदकिस्मती से जमीन पर टेस्ट के दौरान 27 जनवरी 1967 को कैबिन में आग लग जाती है और खला में जाने वाले तीनों खलाबाज आग से हलाक हो जाते हैं। इस दर्दनाक वाक़े के बाद नासा ने हिम्मत नहीं हारी। इसके बाद अपोलो 4, अपोलो 5 और अपोलो 6 सभी बगैर पायलट के मिशन होते हैं। अक्टूबर 1968 में अपोलो 7 मिशन शुरू किया गया और एक बार फिर उन्होंने इंसान को खला में भेजने की कोशिश की। यह कामयाब रहा। सिर्फ
2 माह बाद यानी दिसंबर 1968 में अपोलो 8 मिशन लॉन्च किया गया, जिसमें 3 खलाबाजों को चांद के करीब भेजा गया। 3 माह बाद 1969 में अपोलो 9 मिशन का आगाज हुआ। इसमें लूनर मॉड्यूल को टेस्ट किया गया, जिसमें जहाज का एक हिस्सा चांद पर उतरना था। इसके 2 माह बाद ही मई 1969 में अपोलो 10 मिशन था। इस मिशन में 3 खलाबाजों को अमली तौर पर तकरीबन वो सब कुछ करना पड़ा जो अपोलो 11 मिशन पर किया जाना था, सिवाय चांद पर उतरने के। नासा एक के बाद एक मिशन पर काम कर रहा था। बिलाखिर 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन का आगाज हुआ। 3 खलाबाज इस मिशन का हिस्सा थे। 38 साल कमांडर नील आर्मस्ट्रांग ने इस मिशन की क़यादत की। कमांड मॉड्यूल के पायलट माइकल कॉलिंस और लूनर मॉड्यूल के पायलट एडविन बज एल्ड्रिन। नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन मशहूर नाम बन गए, जिन्हें आज हर कोई जानता है, लेकिन माइकल कॉलिंस को कोई नहीं जानता। इसकी वजह क्या थी? ये बहुत दिलचस्प पहलू है जो मैं आपको इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा। इस अपोलो 11 मिशन के खलाई जहाज के 3 अहम हिस्से थे: कमांड मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल और ल्यूनर मॉड्यूल। लॉन्च से पहले रॉकेट में 1 मिलियन गैलन केरोसिन, लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन लोड हुआ था। इस रॉकेट का वजन 30 लाख किलोग्राम था। इसे जमीन के मदार तक पहुंचने में 10 मिनट से भी कम वक्त लगा। फिर उन्होंने जमीन के गिर्द तकरीबन 1.5 चक्कर लगाए, जिसके बाद उन्हें इजाजत दी गई कि जमीन के मदार से निकलकर चांद के मदार की तरफ जाया जाए। इसके बाद चांद तक पहुंचने में कई दिन लगे। 19 जुलाई 1969 तकरीबन 4 लाख किलोमीटर का सफर करने के बाद अपोलो 11 खलाई जहाज चांद के मदार में पहुंच गया। यहां उसे 2 हिस्सों में तकसीम किया जाना था। कमांड और सर्विस मॉड्यूल लूनर मॉड्यूल से अलग हो गए। माइकल कॉलिंस कमांड मॉड्यूल में थे। बात यह है कि कमांडिंग एंड सर्विस मॉड्यूल को चांद के मदार में रहने का काम सौंपा गया था। सिर्फ लूनर मॉड्यूल ही चांद पर उतरना था। इसका मतलब यह था कि सिर्फ आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन को चांद पर कदम रखने का मौका मिला, माइकल कॉलिंस को नहीं मिला। शायद यही वजह है कि बहुत से लोग माइकल कॉलिंस को नहीं जानते। अपोलो मिशन का हिस्सा होने के बावजूद उसने चांद पर कदम नहीं रखा, लेकिन इसके बावजूद इस मिशन में माइकल कॉलिंस का किरदार सबसे अहम था, क्योंकि लूनर मॉड्यूल को माइकल कॉलिंस के बगैर आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन बाहिफाजत वापस नहीं ले जा सकते थे। नील आर्मस्ट्रांग ने जमीन पर एक रेडियो पैगाम भेजा, ईगल कामयाबी से उतर चुका है। इस लम्हे को टेलीविजन पर 650 मिलियन लोगों ने देखा। इसके पहले अल्फाज दुनिया को टेलीविजन पर नशर किए गए। बज एल्ड्रिन ने चांद की सतह पर आर्मस्ट्रांग के पीछे कदम रखा और अगले 2.5 घंटे तक उन्होंने चांद पर गुजारे और सैंपल्स इकट्ठे किए। कई साइंसी इंस्ट्रूमेंट भी लगाए गए जो चांद पर उतरने की मंसूबाबंदी से पहले किए गए थे। इस मिशन के कई साइंसी मकासद भी थे। उन्होंने चांद पर एक टेलीविजन कैमरा लगाया ताकि जमीन पर सिग्नल्स भेज सकें। लूनर मॉड्यूल को 21 घंटे चांद पर रहना था। इसके बाद इसे अपने दूसरे हिस्से से मुंसलिक होना था, लेकिन ऊपर जाने के लिए उन्हें प्रोपल्शन की जरूरत थी और इसके लिए उन्हें एक इंजन की जरूरत थी। आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन दोनों को इस बात का इल्म नहीं था कि इंजन को ऑन करने का स्विच बाहर निकलते वक्त टूट गया था। जब वो लूनर मॉड्यूल पर वापस आए तो उन्हें एहसास हुआ कि इसके स्विच में मसला है। स्विच बुनियादी तौर पर इलेक्ट्रिक सर्किट को मुकम्मल करने के काम आता है। बज एल्ड्रिन ने महसूस किया कि अगर सर्किट टूट गया है तो उन्होंने किसी ऐसी चीज की तलाश की जिसे दोबारा सर्किट मुकम्मल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। उन्होंने बॉल पॉइंट को सर्किट को मुकम्मल करने और इंजन को दोबारा स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल किया। आखिरकार लूनर मॉड्यूल को दोबारा दूसरे हिस्से से जोड़ दिया गया और तीनों खलाबाजों ने जमीन की तरफ सफर शुरू कर दिया। बिलाखिर कमांड मॉड्यूल बाहिफाजत जमीन की फजा में उतर गया। यह वाकई एक मुइज़ा था कि वो जिंदा वापस आ गए। ऐसा नहीं था कि मिशन बिल्कुल इसी तरह चला जिसकी मंसूबाबंदी की गई थी। उन्हें तकरीबन हर कदम पर मसाइल का सामना करना पड़ा। अपोलो 11 की चांद पर लैंडिंग दुनिया भर के अखबारात में सर फहरिस्त खबर थी। अमरीकी सदर कैनेडी ने दहाई के इख्तिताम से पहले इंसानों के चांद पर उतरने का वादा नासा के जरिए मुमकिन बना डाला था। आखिरकार अमेरिका ने खलाई दौड़ जीत ली थी। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका वाकई चांद पर पहुंच गया था या अमेरिका ने एक जाली मून लैंडिंग ऑपरेशन का मंसूबा बनाया था।
क्या ऐसा मुमकिन है कि उनका असल मून लैंडिंग मिशन नाकाम हो गया और उन्होंने इस जाली मिशन को बैकअप के तौर पर प्लान किया था? अगर यह अमेरिका की तरफ से दुनिया को बेवकूफ बनाने की झूठी कोशिश होती तो सोवियत यूनियन उसे कभी तस्लीम ही ना करता। लेकिन सोवियत इंसाइक्लोपीडिया में जो 1970 था 1979 के दरमियान शाया हुआ, इसके तीसरे एडिशन में इस चांद पर उतरने को कई बार हकाइक पर मबनी कहा गया। सोवियत यूनियन ने हकीकत में इसका एतराफ किया, लेकिन फिर एक और सवाल, चांद पर जो झंडा लगाया था वो क्यों लहरा रहा था? चांद पर तो हवा ही नहीं। इसकी एक सादा सी वजह यह है कि चांद पर जो झंडा लेकर गए थे वो खास तौर पर डिजाइन किया गया था। आम झंडों में एक लंबा रॉड होता है, लेकिन इस झंडे के बिल्कुल ऊपर एक हॉरिजेंटल रॉड था ताकि झंडा बाहर की तरफ निकला रहे। लेकिन इस हॉरिजेंटल रॉड को बढ़ाने में कुछ मसाइल थे, इसलिए इसे आखिर तक बढ़ाया नहीं जा सकता था, जिसकी वजह से वो लहर पैदा हुई जिसे आज हम देख सकते हैं। झंडे में लहरें थी, इसलिए लोग समझते हैं कि झंडा लहरा रहा था, लेकिन असल में झंडा लहरा नहीं रहा था। आप झंडे को सिर्फ इन वीडियोस में देख सकते हैं जहां खलाबाज इसे पकड़े हुए हैं और इसे हरकत देते हैं। एक और सवाल किया गया कि चांद के मॉड्यूल से उतरते हुए नील आर्मस्ट्रांग की तस्वीर किसने ली थी? इसका बहुत ही सादा जवाब था कि ल्यूनर मॉड्यूल पर एक से ज्यादा कैमरे लगाए गए थे। चांद पर उतरने के बाद टेक्नोलॉजी में तेजी से इजाफा हुआ। इसके बावजूद अपोलो 11 मिशन के सिर्फ 3 साल बाद दिसंबर 1972 में आखिरी चांद मिशन अपोलो 17 हुआ। तब से लेकर अब तक तकरीबन 50 साल हो गए हैं। इन 50 सालों में कोई दूसरा शख्स चांद पर नहीं गया। शायद ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अपोलो प्रोग्राम कितना महंगा था। अगरचे नासा के पास अपोलो 20 तक के मिशन का मंसूबा था, लेकिन सियासतदानों को शहरियों की बात मानना पड़ी और खलाई प्रोग्रामों पर खर्च होने वाली रकम को कम करना पड़ा। दिसंबर 2017 में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो फंडिंग में इजाफा करेंगे ताकि इंसानों को 2024 तक चांद पर वापस भेजा जा सके। लेकिन बाद में उन्होंने अपना बयान बदलते हुए कहा कि नासा को चांद की बजाय मरीख पर तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन 50 साल बाद अब नासा ने एक बार फिर लोगों को चांद पर भेजने का मंसूबा बनाया है। इनका नया आर्टेमिस प्रोग्राम वो बगैर पायलट के रॉकेटों से तजर्बा करेंगे, लेकिन नासा का मंसूबा है कि 2025-26 तक वो पहली खातून को चांद पर भेजेगा। एक बात यकीनी तौर पर कही जा सकती है कि इस दहाई के इख्तिताम से पहले हम इंसानों को दोबारा चांद पर देख सकेंगे। डिस्कवर विजडम चैनल को इसी तरह देखते रहिए और इस तरह की मजीद दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ लगे घंटी के आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मौसूल हो सके।